हेलो क्लास 12 कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कराने वाला हूं। वन शॉट रिवीजन वीडियो है। डिटेल वीडियो बनाने का भी टाइम है नहीं कि मैं सभी के सभी चैप्टर डिटेल में बताऊं, लेकिन वन शॉट की मेरी गारंटी है कि आपको वन शॉट रिविजन पढ़ने के बाद या देखने के बाद आपका चैप्टर 1 क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी बाहर क्वेश्चन आने वाला है नहीं। जितना भी है सब कुछ मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो में बनाऊंगा नहीं। इसके बाद अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, मैंने लिंक कर दिया है। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है। बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, बिजनेस का मतलब समझना बात अलग है और बिजनेस की डेफिनेशन बात अलग है। दोनों के दोनों ही अलग होते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, बिजनेस की डेफिनेशन बताने से पहले ह्यूमन एक्टिविटी की बात करते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी कितने टाइप्स की होती है। ह्यूमन एक्टिविटी 2 टाइप्स की होती हैं। देखो, मैं इधर से लिखता हूं तो आपको सही दिखेगा। ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें तो 2 टाइप्स की हमारी एक्टिविटी हमें इसके अंदर पढ़नी है। फर्स्ट है हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, या फिर दूसरी हैंड आप इसके आगे बोल सकते हो कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इन दोनों का मतलब ही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप समझिए कि ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब होता क्या है। ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब होता है वो एक्टिविटी जो हम इंसान लिविंग थिंग्स परफॉर्म करती हैं, उन सभी एक्टिविटी को हम ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर कंसीडर करते हैं। इसके 2 टाइप्स निकल कर आते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटी और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले बात करते हैं अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हमारा मेन मोटिव रहता है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का मेन मोटिव रहता है, मेन मोटिव रहता है अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट। देखो, अभी तक इतने में वीडियो गिर रहा हूं, जब तक आप मेरी वीडियो देख रहे हो इतने एटलीस्ट आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर देखें, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। देखो, ह्यूमन एक्टिविटी 2 तरीके के होते हैं, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। ये सबको याद रहेगा, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जिसके अंदर हमारा मेन मोटिव रहता है अर्निंग प्रॉफिट, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो जिसके अंदर हमारा मेन मोटिव रहता है प्रॉफिट अर्न नहीं करना, यानी कि अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शनों को फुलफिल करना। मेन मोटिव रहता है हमारा अपनी सेटिस्फैक्शनों को फुलफिल करना, सेटिस्फैक्शनों को फुलफिल करना। तो देखो, दोनों ही काफी ज्यादा अलग हैं। इसके अंदर हम जितनी भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे वो एक्टिविटी सभी की सभी मनी से रिलेटेड रहेंगी, पैसे से रिलेटेड रहेंगी। लेकिन इसके अंदर हम जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं वो सभी की सभी एक्टिविटी विदाउट मनी रहेंगी। जैसे हमारा एनजीओ हो गया, उसके अंदर भले ही हम चैरिटी देते हैं लेकिन उसका ये कोई मकसद नहीं रहता कि मैं प्रॉफिट कमाऊं, ठीक है। तो जो हमारा बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसके ही 3 तरीके के टाइप्स होते हैं, आपको जो पता ही होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला तो बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन, ठीक है, और तीसरा हम एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। देखो, पहला, दूसरा और लास्ट तीसरा। बिजनेस के अंदर जो कोई भी बिजनेसमैन रहता है वो अर्न करता है प्रॉफिट, लेकिन प्रोफेशन की बात करें वो अर्न करते हैं, लेते हैं, फिर कुछ भी चार्ज करते हैं, उनको बोलेंगे हम फीस, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखें तो वो कोई फीस नहीं लेते, कोई प्रॉफिट नहीं लेते, उन्हें मतलब रहता है सिर्फ अपनी सैलरी से। तो इन सब का कमाने का तरीका या फिर जो मेथड रहता है अर्निंग प्रॉफिट का वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। बिजनेस के अंदर आप प्रॉफिट लेंगे,
ठीक है, इसके अंदर आप फीस लेंगे, ठीक है, और इसके अंदर आप सैलरी लेंगे। इस तरीके से आपका ये रहता है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर हमारा मेन मोटिव रहता है अर्निंग प्रॉफिट, जिसके 3 तरीके के टाइप्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये प्रोफेशन है, ठीक है, प्रोफेशन। अब हम बात करेंगे बिजनेस का मीनिंग क्या होता है और मीनिंग से फीचर्स कैसे बनाए। ध्यान रखना, याद नहीं करना, कैसे बनाने हैं वो सीखो, ताकि आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़े नहीं। इतना टाइम आपके पास है नहीं कि आप जाकर याद करें एक एक शब्द, तो आपको बनाना आ गया तो कहीं ना कहीं आपको ईजिली रहेगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ कर देता हूँ, आपको कुछ नोट करना है तो आप कर सकते हैं वीडियो पॉज कर कर, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ और बात करेंगे हम बिजनेस के मीनिंग की और उसके फीचर्स की। तो देखो, बिजनेस का यहां पर मैं लिखूंगा मीनिंग कह लो या फिर डेफिनेशन, मीनिंग, और यहां पर मैं लिखूंगा बिजनेस के फीचर्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नीड बोल सकते हो, नीड ऑफ बिजनेस। ठीक है, यहां पर मैं जो लिखूंगा उनके ये नाम हो सकते हैं, आपसे पेपर में पूछा जाए कि फीचर्स बताओ बिजनेस के, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ बिजनेस के, या फिर नीड्स बताओ बिजनेस के। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यही जो मैं बताऊंगा वही लिखेंगे, और या फिर मीनिंग पूछा जाए बिजनेस का, या फिर बोल दो डेफिनेशन। देखिए, ये मैं भी जानता हूं कि बिजनेस की मीनिंग अलग होती है और डेफिनेशन अलग रहते हैं, लेकिन जो मेरा मेथड है उसके अकॉर्डिंग मीनिंग भी वही रहेगा और डेफिनेशन भी वही रहेगी। तो देखो, जब भी आप कोई सी डेफिनेशन स्टार्ट करोगे, मैंने भी आपको ह्यूमन एक्टिविटी के 2 टाइप्स बताए थे, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, उनकी डेफिनेशन भी मैं भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं बिजनेस की डेफिनेशन से। बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले देखो, बिजनेस, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करूं तो आप मीनिंग बना सकते हो, अगर मैं मीनिंग से स्टार्ट करूं तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हो, या फीचर्स कह लो या नीड कह लो, बात एक ही है। बिजनेस से स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस रेफर्स टू an economic activity which started a regular base, including production, purchase and sales of goods and सर्विसेज विद द मेन मोटिव, जिसके पीछे हमारा मेन मोटिव रहता है मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट बाय द सेटिस्फैक्शन, जिसके साथ साथ हमें सेटिस्फैक्शन भी करनी है अपने कस्टमर की, बाय द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड। ठीक है, देखो इसके अंदर जो मैंने वर्ड्स ऐड करे हैं उनको मैं हाईलाइटेड कर देता हूं, जिससे आपको आसानी रहेगी कि एटलीस्ट आपको ये वर्ड याद होने चाहिए। वैसे याद करने की ज़रूरत है नहीं, इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखो, मैंने भी बताया 2 तरीके की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो जिसके अंदर हमारा मेन मोटिव रहता है अर्निंग प्रॉफिट का,
लेकिन वहीं मैं बात करूं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर हमारा मेन मोटिव रहता है सर्विस प्रोवाइड करने का, लेकिन बिजनेस वो एक्टिविटी है जिसके अंदर हम अर्निंग भी प्रॉफिट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें सेटिस्फाई भी करना है हमारे कस्टमर को बाय द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड। तो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू एंड दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू एंड द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट नॉट अ सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड। इनका कोई मतलब नहीं रहता कि ये सेटिस्फाई करें हमारे कस्टमर की या फिर किसी की भी नीड को, लेकिन इनका मेन मोटिव रहता है प्रॉफिट अर्न करने का। नेक्स्ट है जो हमारा बिजनेस है उसे हमें रेगुलर स्टार्ट करना ही होगा। अगर हमारा बिजनेस रेगुलर नहीं तो वो बिजनेस भी नहीं, ठीक है। क्यों? अगर मान लीजिए कि मैंने आपको एक मार्कर सेल करा है वो भी 1 डे के लिए, लेकिन आपको मार्कर इतना अच्छा लगा कि आप दोबारा आए, लेकिन मैंने 1 डे के लिए सेल करा था, तो दूसरी टाइम में आपको सर्विस या फिर गुड्स प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, तो इसे बिजनेस हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसीलिए इट स्टार्टेड अ रेगुलर बेस। इसको हमें स्टार्ट करना पड़ता है रेगुलर बेस के लिए। देखिए अभी तक हमने समझा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, रेगुलर करा जाता है, लेकिन रेगुलर करेंगे क्या? रेगुलर हम कर सकते हैं जिसके अंदर हमारा इंक्लूड होता है या तो हम प्रोडक्शन करेंगे, परचेस करेंगे। देखो बिजनेस के अंदर परचेस जो किया जाता है ना वो रॉ मटेरियल करा जाता है, तो प्रोडक्शन, परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। साथ ही साथ हमें सेल करना है अपने गुड्स को या फिर अपनी सर्विसेज को भी सेल करना है। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ना, तो अपनी सर्विसेज देते हैं, उसके बदले फीस लेते हैं, जिसे हम प्रोफेशन के अंदर कंसिडर करते हैं। विद द मेन मोटिव, जिसके पीछे इनका मेन मोटिव क्या रहता है? अर्निंग प्रॉफिट का, ठीक है। इनके पीछे इनका मेन मोटिव रहता है ये सर्विस गुड्स प्रोवाइड करने का, कि भैया हमें पैसा चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, और साथ ही साथ जो हम काम करेंगे उसके बदले में हमें सेटिस्फैक्शन। अगर कस्टमर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिली तो आपको भगा देगा, जाओ भैया, ना चाहिए हमें आपकी कुछ सर्विसेज या फिर ना चाहिए हम आपके गुड्स। जो मैंने ये हाईलाइटेड करे हैं इनको ही आपको एज इट इज तार देना, ये आपके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और नीड्स है। जी हाँ बिल्कुल, ये आपके हेडिंग आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा मैंने कंसिडर करा है स्टार्टेड अ रेगुलर बेस, इट स्टार्टेड अ रेगुलर बेस, रेगुलर बेस, ठीक है। उसके बाद लिखा है मैंने प्रोडक्शन, परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्शन की। अब जहां प्रोडक्शन शब्द आया है वहां प्रोक्यूरमेंट नहीं आए तो बात अच्छी नहीं लगेगी। तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। और उसके बाद लिखा है बाइंग। परचेस का दूसरा नाम आप सबको पता होगा, अकाउंट के अंदर बता चुका हूं, बाइंग होता है, और सेल का मतलब सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएस का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट लिखा है मैंने मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये आपकी हेडिंग है, इनके अंदर आप खुद लिखेंगे, ठीक है। आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, इतने काबिल आप हो चुके हो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरा लिख दोगे अपनी तरफ से इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट तक मैं बता चुका हूं, लास्ट के अंदर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड। सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड, HN का मतलब होता है ह्यूमन नीड। तो देखो कितने फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कह सकते हो नीड मैंने आपको याद करा दिए हैं। या तो आपको ये याद है या फिर ये याद है, बात एक ही है। आप इन्हें सीक्वेंस वाइज के अंदर लिखोगे तो डेफिनेशन और डिफरेंट इंडिविजुअल करके लिखोगे तो मैं कह सकता हूँ कि इसके हमने फीचर्स बना लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स से नीड्स बना लिए, इनमें से कुछ भी बना सकते हो। तो अगर आपको इसमें से कुछ नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करें और नोट कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हो।
कमेंट सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप सिर्फ डाउट ही लिखो, आप फीडबैक दे सकते हो मुझे। और उसी के साथ साथ अगर आपको याद करना है, क्विकली याद करना है, तो आप इन्हीं सभी के सभी फीचर्स को आप कमेंट में लिखो ताकि आपको ज़्यादा याद हो। लिखने से हमारा कहीं ना कहीं 50% 45% हमारा याद हो जाता है, ठीक है। फिर अगर हम थोड़े फोकस से दोबारा रिमाइंड करें तो हमारा कहीं ना कहीं 100% याद हो जाता है, ठीक है। वीडियो पोस्ट करो, इसे नोट करो। कोई सा शब्द अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसके अंदर मैंने बड़ा लिख रखा है, ठीक है। आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन और इसके फीचर्स दोनों के दोनों ही कमेंट में लिख सकते हो। जानता हूँ थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे साथ साथ चलोगे तभी आपका कुछ बेनिफिशियल होगा। वैसे भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट बन रही है, ठीक है। लेट इसलिए क्योंकि चैनल ही अभी मैंने स्टार्ट करा है। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर आप पर्सनल पूछना चाहते हो तो मैंने सभी की सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन के अंदर घेर दिया, वहाँ से जाकर देख सकते हो। वीडियो पोस्ट करो, जूम करो और आराम से नोट करो, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत है नहीं, तो वैसे ही बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव भी याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है यार? ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव क्यों करते हैं मतलब होता है कि हम इसे करते क्यों हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब हम इसे करते क्यों हैं। चलो देखते हैं करते क्यों हैं यार हम बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव इसके अंदर पढ़ने के लिए आते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट सोशल, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल और उसके बाद पर्सनल, यानी आप कह सकते हो ह्यूमन एक्टिविटी के लिए पर्सनल, ठीक है। ये मैं काफ़ी क्विकली बताऊंगा और ये काफ़ी ज़्यादा आसान भी हैं वो ऑब्जेक्टिव जो हम किसी दूसरे के लिए करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल के भी अपने खुद टाइप्स होते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या देते हैं। सबसे पहले तो यार हमें सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा मार्केट के अंदर, सर्वाइव, क्योंकि आप सर्वाइव नहीं करोगे तो क्या करोगे आप बिजनेस के अंदर। सर्वाइव करने के बाद मान लो आप चिली पटेटो की दुकान है, आपने कुछ दिनों सर्वाइव करा अपने कॉम्पिटिटर के बीच में, उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपने चिली पटेटो या फिर चाउमीन या मोमोज जो आते हैं उनमें से किसी से कभी आपने प्राइस बढ़ा दिया, तो इसका मतलब बोलेंगे आपने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट। उसके बाद आपने ग्रोथ करना है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है यार? ग्रोथ का मतलब ये होता है जब आप का मान लगे हो, आपको लगा कि हाँ मेरे पास कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, मेरी चिली पटेटो चाउमीन या जो सेक्टर जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा बिक रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं उसे ग्रोथ करने के लिए दूसरा एरिया या नई लोकेशन, नया प्लांट आपको खोलना ही पड़ेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं ग्रोथ। प्रॉफिट मतलब कुछ कमाना जो आपको लगेगा जब आप सर्वाइव कर चुके हो मार्केट के अंदर। उसके बाद सोसाइटी को हम क्या क्या दे सकते हैं? एक तो बेटर क्वालिटी ऑफ गुड, आप खुद लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स दे सकते हैं, ठीक है। रीजनेबल प्राइस के अंदर दे सकते हैं कि सबके सब उसे अफोर्ड कर सकें, ठीक है। और उसके बाद आपको अवॉइड करना होगा एक्सपेरिमेंटों को। जैसा आपने देखा, हाँ मैं चिली पटेटो बनाता हूँ, अब इसके अंदर अदरक गिर के देखूँ कैसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको वो सभी के सभी एक्सपेरिमेंट अवॉइड करने होंगे जो हमारे कस्टमर के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायी हो सकते हैं, ठीक है। वो सभी के सभी एक्सपेरिमेंट, इसको बोला जाता है हम सोशल, कि सोसाइटी को हम दे क्या रहे हैं। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉय दे सकते हैं। जब हम अपनी इतनी बड़ी शॉप खोलेंगे तो उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी कि सर्व कौन करेगा, पूछेगा कौन, साफ़ सफाई कौन करेगा, बर्तन कौन धोएगा। इन सब चीज़ों के लिए आपको कहीं ना कहीं आप जनरेशन कर रहे हो एम्प्लॉय की, जनरेट कर रहे हो एम्प्लॉय को। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, तो जब आपने जनरेट कर दिया है एम्प्लॉय को, तो आपको उन्हें देना क्या क्या है। देखो, कोई बंदा आपके पास आ रहा है काम करने के लिए, तो आपको सबसे पहले तो उसको कहीं ना कहीं सेफ्टी प्रोवाइड करनी होगी, जॉब से रिलेटेड, ठीक है। पहला जॉब से रिलेटेड। दूसरे पॉइंट में लिख सकते हो सेफ्टी देनी पड़ेगी आपको इन्वायरमेंट की, कि पता चले हम गए पंखा हमारे ऊपर गिर गया, तो ये सेफ्टी नहीं है। जो बेचारा सामने वाला देख भी रहा होगा वो भी चला जाएगा, आपके कस्टमर ही चले जाएंगे।
तो इस तरीके से आप अपनी तरफ से बनाकर लिख सकते हो, इनको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है, कि इनको क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन मुझे सबसे आसान लगता है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ज़्यादा इसके क्लासिफिकेशन में नहीं करूँगा मैं, क्या है ही नहीं। दो तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे फर्स्ट इंडस्ट्री और सेकंड कॉमर्स। कॉमर्स जिस क्लास के अंदर आपको है वो आपको याद होनी चाहिए कि हाँ मैं कॉमर्स के अंदर हूँ। तो देखो, इंडस्ट्री का मतलब सबसे पहले आप समझे, इंडस्ट्री का मतलब हमें रॉ मटेरियल को कलेक्ट करना है और फिनिश गुड्स तक पहुंचाना है। यहाँ तक हमारे इंडस्ट्री का काम है। लेकिन वहीं अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो कॉमर्स का काम ये रहता है कि जो फिनिश गुड्स है उसको हमें फिनिश या फिर फाइनल कंज्यूमर तक, ध्यान से सुनिए, कंज्यूमर बोला है, कंज्यूमर वो जो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना है, इसे बोलेंगे हम कॉमर्स। अब इनके टाइप्स ज़्यादा नहीं होते, 3 तरीके के टाइप्स होते हैं हमारे इंडस्ट्री के और 2 तरीके के होते हैं हमारे कॉमर्स के। सबसे पहला बात करते हैं हमारे इंडस्ट्री के, तो प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकंड की बात करें, सेकेंडरी इंडस्ट्री। थर्ड की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन या टर्टियरी बोल सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन आसान रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन, ये इन तरीके की आपके इंडस्ट्री बोली जा सकती है। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री का काम क्या रहता है वो ध्यान से समझे। प्राइमरी इंडस्ट्री का काम ये रहता है कि उन्हें सिर्फ कुछ नहीं करना, रॉ मटेरियल को कलेक्ट करना है। और वे कहाँ से कर सकती हैं, जिनके 2 टाइप्स होते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, एक तो एक्सट्रैक्टिव और दूसरा जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। दूसरा इसका बात करी जाए तो इसके भी ज़्यादा नहीं, 2 तरीके के होते हैं। ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग लिखा है और दूसरा मैं लिखने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन। अब इनका मतलब समझते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसान है। एक्सट्रैक्टिव का मतलब सबसे पहले मैं आप बता दूं, देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो आपको साथ साथ कॉपी में लिखना है। चाहे तो आप जहाँ तक समझ चुके हो वहाँ तक वीडियो पोस्ट करो और आराम से लिखो, पानी वानी पियो, घूम के आओ, फिर दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करो। इस तरीके से देखना है, वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। और आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से करिए ना। ये क्या फॉर्मेलिटी दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं कि हाँ हम भी पढ़ रहे हैं, दिखाने के लिए अपने पेरेंट्सों को कि हाँ मैं फ़ोन लेकर बैठा हूँ, लिख रहा हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं, आप पढ़ रहे हो तो सही से पढ़ो कि आपको समझ में भी। यार मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। और साथ ही साथ अगर मैंने यहाँ तक बता चुका हूँ एक्सट्रैक्टिव तक या फिर प्राइमरी तक बता चुका हूँ तो आपको आना चाहिए। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक, रॉ मटेरियल को सिर्फ कलेक्ट करना प्राइमरी का मतलब होता है। लेकिन इंडस्ट्री का मतलब होता है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक बनाने का सभी प्रोसीजर इसके अंदर आते हैं। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक, फिनिश गुड्स तक, ठीक है, बनाने के सभी प्रोसीजर हमारे इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी, या फिर ट्रांसपोर्टेशन बोला जा सकता है। प्राइमरी के अंदर हम रॉ मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी के अंदर जो हमारा रॉ मटेरियल आता है उससे हम फिनिश गुड्स बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर हम फिनिश गुड्स सेकेंडरी तक बना चुके हैं तो इस ट्रांसपोर्टेशन की क्या जरूरत। ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत इसलिए है, अगर आपकी फैक्ट्री तक फिनिश गुड्स बन चुका है तो आपने करना क्या है, आप जो फाइनल कंज्यूमर या फिर जो आपका सेलर है, जो आपका सप्लायर के थ्रू आप भेजते हो ना होलसेलर को, तो उस तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करा जाता है, जिसके 5 तरीके के टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी, जहां से हम रॉ मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला पार्ट होता है एक्सट्रैक्टिव और दूसरा होता है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव की बात करें तो एक्सट्रैक्टिव के अंदर होता क्या है, देखो आपने कहीं ना कहीं से ब्रांच बनाई। आप मान लीजिए आप वुड की सेलिंग करते हो, ब्रांच बनाते हो,
ब्रांच जिस पर आप बेचते हो, चेयर बनाई या फिर कुछ भी बनाई वुड से रिलेटेड, तो आप जो भी एक्सट्रैक्टिव से लोगे उसको बोलेंगे एक्सट्रैक्टिव। मतलब जो भी आप नेचर से लोगे, जैसे कि आपने वुड ली, लकड़ियाँ ली, तो वो बोले जाएंगे एक्सट्रैक्टिव के अंदर। लेकिन वहीं बात करें जेनेटिक की, तो जेनेटिक हम एनिमल से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने दूध ले लिया या फिर भेड़ देखा है ना आपने, उसके हमने बाल काट लिए, उससे हमने ऊन बनाई, ठीक है, इस तरीके से बनाया जाता है, उसको बोला जाता है जेनेटिक। तो समझ गए होंगे आप कि या तो हम नेचर से लेंगे रॉ मटेरियल या फिर हम एनिमल से लेंगे। तो ये दोनों के दोनों, अगर हमने नेचर से लिया तो एक्सट्रैक्टिव और एनिमल से लिया तो जेनेटिक। सेकेंडरी बात करते हैं कि सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जो हमारा रॉ मटेरियल कलेक्ट होकर आया है उसको फिनिश गुड्स तक बनाने का जितना प्रोसेस होता है इसके अंदर। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबको ही पता होगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आपने जैसे कि लकड़ियाँ वो ली, ईंट वगैरह, उसको एक तरीके से इस तरीके से रखा और घर बन गया, ठीक है। घर बनाना या फिर रोड वोड बनाना, इन सबको कंस्ट्रक्शन के अंदर लिया जाता है, ठीक है। अब ये मत पूछना कि कंस्ट्रक्शन के अंदर यार हमने पुल बनाया, अब ट्रांसपोर्टेशन की क्या ज़रूरत, अब पुल को क्या ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन नहीं, पुल भी यूज़ करा जाता है, पुल को यूज़ करा जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसे ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, वो आपको ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा फिनिश्ड गुड्स है तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस 5 टाइप्स। सबसे पहला टाइप्स इसका होता है ट्रांसपोर्टेशन, जो नॉर्मली आप किसी छोटे ट्रक से कर लिया, इस तरीके से आप कर सकते हो, उसको बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ये हो गया आपका पहला। दूसरा बात करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। ये कम्युनिकेशन के थ्रू ये कौन सा ट्रांसफर हो गया यार, हम फिनिश गुड्स को किस तरीके से करेंगे, फिनिश गुड्स है उसे हम कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे करेंगे। कम्युनिकेशन के थ्रू देखो, जरूरी नहीं है कि आप गुड्स को ही ट्रांसफर करो, आप अपने सर्विसेज को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। भले ही आपने नहीं बनाई इनमें से कुछ भी, लेकिन सर्विसेज वो जो डॉक्टर हमें प्रोवाइड करता है वो आप कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही, कोई और भी यूज़ कर सकता है कम्युनिकेशन, आप बोल सकते हो, बोलो कम्युनिकेशन। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो हमारा बैंकिंग आता है, बैंकिंग, उसके बाद इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस है, लिख दूं सही से, इंश्योरेंस। उसके बाद लास्ट के अंदर एडवर्टाइजमेंट, अब बताता हूं इन सबका मतलब क्या है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बता चुका हूँ, जो हम छोटे हाथी से, बड़े हाथी से, उससे बड़े हाथी से, या फिर बस से, या फिर ट्रेन से, शिप से जो भी करते हैं वो सब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है। कम्युनिकेशन, जैसे मैं आपको ये सब नॉलेज दे रहा हूँ वो सब कम्युनिकेशन के माध्यम से दे रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं बैंकिंग। अगर मुझे कुछ नया बोर्ड लाना पड़ा तो वो मैं कहीं ना कहीं लोन से लेकर आ सकता हूँ, उसको बोलेंगे जिसके अंदर हमने हेल्प लिया बैंकिंग की। इंश्योरेंस मतलब अगर हमारा गुड्स कहीं ना कहीं डूब जाता है, ख़राब हो जाता है, चोरी हो जाता है, आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं, उस इंश्योरेंस को बोला जाता है थर्ड या फिर फोर्थ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस। डायरेक्टिंग की बात, डायरेक्टिंग नहीं, एडवर्टाइजमेंट के अंदर देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये होता है कि जो हमने फाइनल गुड्स बनाया है उसको हम एडवर्टाइज करेंगे कि हमने ये बनाया है, देखो मैंने आपको ये पढ़ाया है, देखो, एडवर्टाइजमेंट बोला जाता है इसको। तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यूज़ होता है। देखिए सबसे आसान, अभी तक का सबसे आसान टॉपिक हमारा कॉमर्स है जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको लगता, मुझे नहीं लगता कि आपको कॉमर्स आसान लगती होगी, तो आज बनाते हैं इस कॉमर्स को आसान। दूसरा पहला टाइप से इसका ट्रेड, और दूसरा पार्ट है इसका एड टू ट्रेड। देखो ट्रेड के बहुत आसान एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला तो होलसेलर, और दूसरे की बात करूं तो रिटेलर आप बोल सकते हो, रिटेलर। और जो मैंने आपको ये बताए हैं ना, इनको ही ठाओ, उठ नहीं रहे, इन्हें ठाओ, यहां पर गिर दो, ये ही ट्रांसफर है। देखो इसके अंदर जो हमने यूज करा है इन सभी का, तो ये हमने इसलिए यूज करा है कि हमारा जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री से होलसेलर तक या फिर रिटेलर तक ये गुड्स पहुंच जाए। लेकिन ये जो ट्रांसफर करेंगे ये किस लिए करेंगे, ये इसलिए करेंगे कि हमारा जो होलसेलर है, होलसेलर की दुकान से कस्टमर तक पहुंच जाए।
तो उसके अंदर भी हम इन सब का यूज़ करते हैं। ये मैं लिखूंगा नहीं, आप खुद लिख सकते हो, वीडियो पोस्ट करो, यहाँ पर लिखो। मैं बताता हूँ होलसेलर और रिटेलर की बात। मान लो मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो प्रोड्यूसर सबसे पहले सप्लायर की हेल्प से होलसेलर तक गुड्स पहुँचा देता है। लेकिन रिटेलर की बात करें तो कई बार जैसे मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरा दोस्त रिटेलर है, उनने मुझसे डायरेक्ट बात करी, यार मैं होलसेलर से सामान लेता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा महंगा देता है, तो तू मुझे प्रोवाइड कर देकर, बल्क में ही प्रोवाइड कर देकर भले ही। तो ये डायरेक्ट रिटेलर से भी हो सकता है और होलसेलर से भी हो सकता है। लेकिन वहीं बात करूं एड टू ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इनकी हेल्प से हम फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। कंज्यूमर कस्टमर के बीच में डिफरेंस बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कस्टमर वो जो आपके पास सामान खरीदने आया, कंज्यूमर वो जो उसको कंज्यूम करेगा। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है बिजनेस किस तरीके से या फिर कह सकते हैं किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है, या आप अपनी तरफ से खुद लिख सकते हैं कि बिज़नेस किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है मार्केट के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका लास्ट टॉपिक जो हम कह सकते हैं बिज़नेस रिस्क। बिज़नेस रिस्क का मतलब क्या होता है यार? बिज़नेस के अंदर ऑलवेज रिस्क रहता है। नो रिस्क नो बिजनेस। बगैर रिस्क के आप बिजनेस कभी नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना होगा। जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस डेवलप होगा। देखो ये मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि बिजनेस रिस्क, लेकिन मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से बिजनेस के अंदर रिस्क इन्वॉल्वमेंट रहता है और क्या डिफरेंस होता है यार बिजनेसमैन के अंदर और नॉर्मल इंसान में। मान लो मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैंने अपने दोस्तों के साथ, मेरा दोस्त ए और मेरा दोस्त बी और मेरा दोस्त सी और मैं डी हूँ, ठीक है, मैं डी माने डॉक्टर, ठीक है। मैंने अपना खुद का क्लिनिक खोला जिसके अंदर मेरी 100 रुपये फीस थी, ठीक है, जिसके अंदर मैं कम से कम मान लो 10 पेशेंट को मैं देख रहा था। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर मुझे डेली की इनकम कितनी हो रही थी? 1000 रुपये, ठीक है। तो मंथली की इनकम कितनी हुई? 31,000। तो कम से कम मैंने 30,000 के आसपास महीने कमा लिए खुद अकेले। 3-4 साल सर्वाइव करने के बाद मैंने अपनी फीस को बढ़ा दिया, 500 कर दिया। तो 500 करने के बाद हमारी फीस कितनी हो गई? ये तो हटाई दो। 500 करने के बाद 5,000, ठीक है, 5,000 मंथली कितनी हो गई? 15, ठीक है। मंथली मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 5,000 के मल्टीप्लाई 30 से कर दो तो 1 0 और बढ़ जाएगी और 5 दिया 15, 1,50,000 रुपये आप महीने के अंदर कमा रहे हो 500 रुपये फीस से। अब आपको लगा यार मैं 1,000 रुपये कमा रहा हूँ, मुझे किसी और डॉक्टर को रखना पड़ेगा, तो 10 साल बाद आपने इस ए को रखा, ये कहकर के मैं 30,000 रुपये सैलरी दूंगा। तो 10 साल बाद 500 रुपये इसकी 500 रुपये आपकी फ़ीस आ रही है, तो टोटल मैं मान सकता हूँ क्या 1,000 रुपये फीस आप डे की कमा रहे हो। और पेशेंट अब आप 10 साल पुराने हो गए हो तो आपके पेशेंट बढ़ेंगे। मान लो 50 पेशेंट दिन के आ रहे हैं, तो 50 की मल्टीप्लाई के अंदर करोगे तो आपका आएगा कितना? 5 1 5, 1 2 3 4, 50,000 रुपये आप दिन के कमा रहे हो, तो महीने के कितने कमाओगे? 5 दिया 15, 0 0 1 2 3, 15 लाख रुपए आप दिन के कमा रहे हो सिर्फ आप बिजनेसमैन हो। आपने रिस्क लिया कि अगर इस ए डॉक्टर से जो मेरे साथ पढ़ा है उससे कुछ नुकसान हो गया तो इनडायरेक्टली मेरी क्लिनिक पर ही वो आएगा कि इसका क्लिनिक है, इसने कुछ नुकसान करा है, तो ये रिस्क ले रहा है। लेकिन ये क्या सोच रहा है कि 30,000 रुपये मिल रहे हैं मुझे, 30,000 रुपये मिल रहे हैं तो मेरा तो फ़ायदा है यार, 30,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ, मज़े में रहूँगा, एकदम फिक्स है, कोई मुझे रिस्क लेने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। लेकिन इसने, डी ने यानी मैंने रिस्क लिया और मुझे कमाई कितनी हो रही है आप इसमें से माइनस कर सकते हो, 0 0 0 0 7 4 1, 14,70,000 रुपये की मुझे इनकम हो रही है, जिसमें से मैंने काट पीट के ये 70,000 रुपये अपने कहीं पर भी लगा दिए, खर्चे में करें, एक महीने के अंदर ना खर्चा कर लिया 70,000 रुपये के अंदर। तो काट पीट कर मुझे 14,000 रुपये की, 14 लाख रुपये की
इनकम बच रही है, सेविंग है, तो आप देखो सेविंग हो रही है। आपने क्लिनिक को बढ़ाकर एक हॉस्पिटल कर लिया जिसके अंदर इनको भी बुलाया। अब हॉस्पिटल है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि जो रिस्क टेकर है और जो रिस्क नहीं लेना चाहता उनके बीच में डिफरेंस क्या है, उनकी सैलरी के अंदर भी डिफरेंस हो जाता है। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस। इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, कुछ फीडबैक देना हो तो आप कमेंट के अंदर दे सकते हैं। अगर आपको कुछ भी रिवीजन करना है, आप चाहते हो कि हाँ मेरी परसेंटेज एटलीस्ट इतने तो है कि जो मेरे पापा ने, जो मेरे फादर ने आप पैसा लगाया है वो वसूल हो जाए, ठीक है, एटलीस्ट इतने तो आ ही जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये सब बता चुका हूँ, ये सब आप कमेंट में लिखो, प्रैक्टिस करो। जिसने ये सब लिखा है मैं उसके कमेंट को लाइक करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को उन सब तक शेयर करो, उन सभी के सभी कॉमर्स स्टूडेंट के पास शेयर करो जो हकीकत में अपने पेरेंट्स के पैसे वसूल करना चाहते हैं कि हाँ अब हम आए हैं कॉमर्स के अंदर, हमने क्लास 10 के बाद कॉमर्स चूज़ करी है तो हाँ बेटर लाइफ करनी है, ठीक है। तो बेटर लाइफ करने के लिए एटलीस्ट हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितनी ज़्यादा हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही बड़ी इमारत हमारी बनेगी, उतने ही अच्छे परसेंटेज हम 12th के अंदर गेन करेंगे। और जितने ज़्यादा अच्छे परसेंटेज आपके 12th में आएंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको बुरा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए, DU में जाइए, जिसमें भी जा सकते हैं आप जाइए और आराम से पढ़िए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए, मैं हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी सभी की सभी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर गेर दी हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूँगा, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये 1 शॉट रिवीजन तक था। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उन सब तक शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ उनसे कहिए वो शेयर करें। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उन सब स्टूडेंटों के पास पहुंच जाएगी जो अपनी ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट के अंदर। ऑलवेज बी आई एम हेयर टू सी योर कमेंट, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस कमेंट का मैं रिप्लाई दे सकूँ जो आपका फीडबैक है या फिर जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, थैंक यू।